विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गलियारों में काफी सारी चर्चाएं थी और जिस तरह से तीसरा मोर्चा अपने रंग दिखा रहा था राजनीति सियासत में, वो सारे के सारे दावे चुनावों के बाद परिणाम जब आया धरे के धरे रह गए। हनुमान बेनीवाल जो कि तीसरे मोर्चे के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, वो भी 3 सीटों से सिमटकर एक सीट पर रह गए। बमुश्किल खुद की ही सीट बचा पाए थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल को कौन से ऐसे 5 काम करने होंगे जिनकी वजह से वो लोकसभा चुनाव में अपने आप को स्टैंड कर पाए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में दम भर रहे थे तीसरे मोर्चे को लेकर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की जो टीम थी, पार्टी थी, उनको भी उस तीसरे मोर्चे से उस समय डर लग रहा था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है। हनुमान बेनीवाल की ही अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बहुत बुरी फजीहत ही मान लीजिए कि जो चुनावों में देखने को मिली। तो अब ऐसा क्या करना होगा बेनीवाल को जिससे वो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की और खुद की इमेज को सुधार पाए? देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि अभी हनुमान बेनीवाल के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद हैं और सांसद के बाद अब विधायक बने हैं, यानी कि संसद में वो अपना रोल निभा चुके। एक बार आरएलपी संसद में भी जा चुकी और विधानसभा में भी आ चुकी। अब जो सांसद है वो विधानसभा का चुनाव जब लड़ लिया है तो उन्हें तय करना है कि क्या वो संसद को पूरी तरह से छोड़ देंगे या फिर कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जिसे संसद में लड़ाएंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई विधानसभा भी नहीं जीत पाया तो संसद तो क्या जीतेगा। क्या कोई उम्मीदवार उनके साथ आना भी चाहेगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछली बार भी, उनकी कांग्रेस से भी बात चल रही थी, एंड मौके पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बार उन्होंने पानी पी पी कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ भरसक बयान दिए। आम आदमी पार्टी के साथ पहले गए लेकिन एंड मोमेंट पर दगा करके उनसे ये आजाद समाज पार्टी के साथ आ गए। आजाद समाज पार्टी का भी एक भी टिकट वो नहीं खोल पाए और उनको खुद को आजाद समाज पार्टी का फायदा हो गया। यानी कि समझने वाली बात यह है कि खुद तो उनकी वजह से जीत गए पर उनको वो एक भी सीट नहीं जिता पाए। इससे एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी खड़ा हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल का अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में क्या कुछ दबदबा है भी या नहीं। क्योंकि आप देखिए, जोधपुर में वो दम भरते थे कि उनका अच्छा खासा दबदबा है, जोधपुर में कुछ खास नहीं हो पाया और भी किसी क्षेत्र में नहीं हो पाया। एक खिरसर छोड़कर हनुमान बेनीवाल कहीं अपना जलवा नहीं दिखा पाए। तो अब उन्हें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो अगर एक जने के साथ हैं तो उसके साथ बनकर रहें और बार बार ये पाला ना चेंज करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इतना फंसा लिया था चौतरफा। वो हर जगह दिखना चाह रहे थे, चाहे से वो गहलोत पर हावी होना चाह रहे हों या फिर दिव्या मदेना से उनके पर्सनल से लेकर पॉलिटिकल झगड़े हों, या फिर आप कहीं भी देख लीजिए, वो हर जगह जहां सीकर जा रहे हैं वहां पर वो छात्र राजनीति का दम भर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं भी कोई चीज पूरी नहीं कर पाए। इसी वजह से उनकी जो वोट है वो दूसरी तरफ आकर्षित। और दूसरी तरफ हम ये देखें कि हनुमान बेनीवाल के साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पहले बीजेपी में होकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे तो कभी आजाद समाज पार्टी की तरफ, तो फिर बीजेपी ने भी अपने सारे दाव खेल लिए उनका पूरा वर्चस्व खत्म करने के लिए। जो दाव बिल्कुल ठीक साबित हुए, उन्होंने एक तरफ ज्योति मिर्धा को ले आए, दूसरी तरफ उन्होंने दुष्यंत सिंह को ले आए, चौटाला को यहाँ पर राजस्थान ले आए और ऐसे करके उन्होंने उनका वर्चस्व खत्म कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल करेंगे तो आखिर करेंगे क्या, क्योंकि बड़े चश्मे से अगर राजनीति को देखा जाए तो सब कुछ भाजपा में हो रहा है। अब राम मंदिर, इस जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, फिर और ज्यादा भाजपा की तरफ चला जाएगा। और आप याद कीजिए उस वक्त को जब हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से हाथ मिलाया था, उस वक्त कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इनके कायल थे, भाजपा में कई लोग इनके कायल थे, लेकिन उन्होंने उनको अपना दोस्त बनाने की बजाय दुश्मन बना लिया। या हो सकता है कि वो दिखावे की भी दुश्मनी हो, क्योंकि राजनीति में जैसी चीजें दिखती है वैसी होती नहीं।
लेकिन अब हनुमान बेनीवाल को जो सबसे दूसरा काम करना चाहिए वो ये काम होना चाहिए कि उन्हें दोनों बड़े दलों में से एक दल चुन लेना चाहिए, या तो कांग्रेस या तो भाजपा। क्योंकि अगर वो भाजपा चुनते हैं तो अपॉर्चुनिटी ये है कि भाजपा हर जगह विजय हो रही है, तो वो 3 क्या 4 क्या 6 कैंडिडेट भी ला पाएंगे। पिछली बार हाँ, जीतने में वो 6 कैंडिडेट भी ला पाएंगे अपने। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी उनके लिए कोई सीट छोड़ेगी? क्योंकि उन्होंने साथ जो किया और नागौर में उन्होंने देखा कि और भी जिताऊ लोग हैं, तो हनुमान बेनीवाल की जरूरत बीजेपी को तो अब नहीं है, हनुमान बेनीवाल को जरूर बीजेपी की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस एक ऐसा खाली खेमा है जिसे अभी लोगों की जरूरत है। और कांग्रेस ने अभी जो दाव खेला है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत से पूछा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, वहां पर अगर हनुमान बेनीवाल कह देते हैं कि मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को मजबूती देंगे, और गिरते हुए किले को जो मजबूती देता है उसे वहां ज्यादा प्रमोशन भी मिल सकता है। तो वहां उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वो दोनों बड़ी पार्टियों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी सरीकी, आम आदमी पार्टी सरीकी पार्टियों में जाएंगे तो राजस्थान में तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो 3 से 2 1 पर आए, हो सकता है अगली बार वो 1 भी खिसक जाए। लेकिन फिलहाल जो सोचने वाली चीज है वो अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में सोचना है उनको, और कहीं ना कहीं आरएलपी को कैसे वापस सशक्त करें इसके बारे में सोचना है। तीसरा बड़ा काम जो उनको करना होगा मेरे हिसाब से वो ये कि राजस्थान में जो और चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो निगमों के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, वहां पर आरएलपी को कैसे सशक्त किया जाए। क्योंकि अभी काफी डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि आरएलपी जिस भरसक तरीके से हारी है तो काफी डिमोटिवेशन होगा। कैसे फिर से मोटिवेट किया जाए, और उसके लिए जो कुछ भी उनको सियासी तौर पे करना है, लोगों से मिलना है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पांचवा और आखिरी जो बड़ा काम उनको करना पड़ेगा, अगर वो कांग्रेस को अपना साथी चुन लेते हैं तो राजस्थान में विरोध की नई ताबीर लिखनी पड़ेगी, आंदोलन की नई ताबीर लिखनी पड़ेगी, और उन्हें सड़कों पर दिखना पड़ेगा, छात्रों के साथ आगे आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने पहले बताया था कि हर पीड़ा जिसको हो रही है, हर पीड़ित के वो बिल्कुल साथ खड़े हैं, उस तरह से अब हनुमान बेनीवाल को साथ खड़े होना पड़ेगा। तभी इन 5 सालों में आरएलपी वापस रिवाइव हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से वो पहले से ही बोलते आए हैं कि मैं सारी पार्टियों से गठबंधन कर लूंगा बजाय कांग्रेस और बीजेपी के, लेकिन अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ चारा ही यही बचा है कि अब या तो उन्हें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा या फिर बीजेपी के साथ। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल वैसे अपने स्टैंड के पक्के हैं, लेकिन जहां पर गठबंधन की बात रही है वो कई बार डावाडोल हुए हैं। और राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, राजनीति में आपको मौका परस्त होना पड़ता है, और हनुमान बेनीवाल क्या और भी अगर आप लोग देखें तो वो मौका परस्त हुए हैं मौके मौके पर। तो हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं अब बड़ी पार्टियों के साथ आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, और ये जो 5 रीजन है उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेनीवाल को बदलनी होगी। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी, और जो अग्रेसिवनेस उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाई थी उसको कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना होगा, दबाना होगा। क्योंकि ये जनता है साहब, ये अपना जिस दिन आता है, इनको अपनी ताकत दिखाने का दिन मिलता है, उस दिन ये सब चीजें पलट कर रख देती हैं। और उम्मीद भी अब यही की जा रही है कि अब बेनीवाल इन सारी चीजों से सबक लेकर लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाएगी, और हो सकता है कि तीसरे मोर्चे के रूप में एक बार फिर से उभर कर सामने आए। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना, और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे।
साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।